अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी और बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी में आज जो हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन जो है आपकी स्क्रीन के सामने इस वक्त मौजूद है। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब ये होता है कि मार्केट को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है जी, मार्केट को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है जी। द सेगमेंट में बी along age, gender, income, religion, caste, education, community, or nationality. Its objectives are A. Meeting competition, and B. Providing maximum satisfaction to customers. The job, in fact, resembles that of a tailor who cut the cloth and carves the design to suit the need of his client. The product design, color, shape, model size, taste, price are adjusted to serve various classes of customers through the market segmentation. ठीक है जी। आप सेगमेंट वाइज किस तरह से डिवाइड करते हैं? जगह के हिसाब से सेगमेंट्स बनते हैं, शहर है, गांव है, नेशनल है, फॉरेन। क्या ये पढ़ा था हमने या नहीं? कंफर्म करें जरा। ठीक है, जरा कंफर्म करें। असल में ये ना हैंग बहुत हो रहा है लैपटॉप। अच्छा, मुझे आपने किसी ने बताया नहीं क्या ये चैट? अच्छा, चैट बंद है जब भी। जी, मैंने चैट खोल दिया। अब आप मुझे ज़रा बताइए कि ये मैंने पढ़ाया है या नहीं। नहीं पढ़ा, बस ठीक। अच्छा, तो मार्केट सेगमेंटेशन 10 नंबर का आता है जी, शॉर्ट क्वेश्चन। सेगमेंट वाइज आपने सुना होगा, सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट का ये मतलब होता है कि लोगों को डिवाइड कर देना। किस तरह से? उनके हिसाब से, मुख्तलिफ बेसिस के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर देना, सेगमेंट में, टुकड़ों में बांट देना। तो पहला होता है जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जोग्राफिकल सेगमेंटेशन किसे कहते हैं? कि जोग्राफियाई इलाके के हिसाब से लोगों को तकसीम कर देना। ठीक है, जिसमें रूरल है, अर्बन है, नेशनल है और फॉरेन। रूरल मतलब गांव वाले लोग, अर्बन मतलब शहर वाले लोग, नेशनल मतलब उसी मुल्क के लोकल लोग, और फॉरेन मतलब होता है कि गैर मुल्की लोग। ठीक है जी। कस्टमर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कस्टमर की जो होती है वो किस बुनियाद पर हो सकती है? एज के हिसाब से। एज के हिसाब से होगी तो क्या होगा? बच्चे, बूढ़े और जवान होंगे। ठीक है ना। जेंडर वाइज क्या होता है? जेंडर वाइज मेल और फीमेल। ठीक है जी। इनकम के हिसाब से जो सेगमेंटेशन होती है वो क्या होती है? इनकम के हिसाब से जो सेगमेंटेशन होती है, अमीर और गरीब, ये हो सकती है। इस तरह कल्चरल सेगमेंटेशन। कल्चरल सेगमेंटेशन किसे कहते हैं? मुसलमान या नॉन मुस्लिम्स, ये रिलीजन की बुनियाद पर होता है। इस तरह कल्चर जो है, सिंधी, पंजाबी, बलोच, उर्दू स्पीकिंग, पठान, हजारेवाल, कश्मीरी, चित्राली, इन सब का अलग अलग कल्चर होता है। तो ये एज एरिया ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से लोगों का कल्चर अलग अलग होता है। फैशन के हिसाब से मॉडर्न होते हैं कुछ लोग, कुछ मजहबी टाइप का रुझान रखने वाले होते हैं। इनको भी सेगमेंट वाइज इनको ट्रीट किया जाता है और उसी हिसाब से उनसे डील किया जाता है। ठीक है। सीजन वेदर क्या होता है? सीजन वेदर का मतलब ये होता है कि मौसम के हिसाब से चेंजेस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये नहीं आता है। अच्छा, मेरे ख्याल से इतना अगर लिख लिया जाए इससे पहले पहले, इंट्रोडक्शन से जो पहले पहले, यस, बहुत है मेरे ख्याल से 10 नंबर के लिए इतना ना। मार्केट सेगमेंटेशन की हेडिंग से शुरू करेंगे और ये कल्चरल सेगमेंटेशन यहाँ तक करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, मुझे याद आ रहा है, अच्छा मैंने किसी और क्लास में पढ़ा था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनी हुई तस्वीर आपकी नोट्स में ना। तो हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है और जैसे ही वो लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट होता है, प्रोडक्ट क्या हो जाता है? प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो
इस लाइफ साइकिल को वक्त के साथ साथ हमें खुद बढ़ाना होता है। अगर हम इस पर काम करते रहेंगे। Excuse me, sir. जी बोलिए। एक्सक्यूज मी बोल के खामोश हो गई हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी या नहीं? कोई बताया मुझे। मैं कह रही थी कि आप जो सवाल करा रहे थे अभी मुझे हम लोगों को मार्केट सेगमेंटेशन वाले का, उसका जो आगे का पार्ट है उसमें डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स है। मतलब आप हमें पास पेपर से पढ़ा, वो सॉरी गेस्ट पेपर से पढ़ा रहे थे। जी जी जी। अच्छा, तो गुड्स पे भी हम आएंगे। असल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होगा मेरे गेस्ट पेपर में, आगे पीछे होगा, कहीं नीचे की तरफ होगा। लेकिन ये है क्योंकि ये आ गया इसमें, तो मैंने स्कीम बोला ये पहले पढ़ा देता हूँ। नीचे की तरफ जरूर नजर आएगा आपको, मेरे ख्याल से होना चाहिए। बड़ा अहम एक शॉर्ट नोट आता है ना स्पेशली बेसिकली, इसलिए। ठीक है, मैं बताता हूँ, शायद होगा। मैं अभी आपको देख के बताता हूँ कहाँ है। यस सर, शॉर्ट नोट में है प्रोडक्ट लाइफ हाँ, साइकिल एंड इट्स 4 फोर, स्टेजेस। यस यस। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि हर प्रोडक्ट की एक एज होती है। जैसे ही उसकी वो एज खत्म होगी, वो प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह इंसानों की जिंदगी होती है, प्रोडक्ट्स की जिंदगी होती है, इसी तरह इनकी जिंदगी होती है। स्टेज वन, बर्थ और मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। आफ्टर बर्थ ऑफ प्रोडक्ट कमर्शियली in a factory industry by a manufacturer, he tries to market it in possible target markets to sell it at a price fetching reasonable profit margin. We can also call it as introduction of product or its infancy. ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट जो है ना वो नया नया बनता है। जब प्रोडक्ट नया नया बनता है तो उसके कस्टमर्स इतने नहीं होते, लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना परचेज करना शुरू करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो ये होता है बर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट का बर्थ होना, किसी प्रोडक्ट का इनिशियली स्टार्ट होना कि भाई अब उसे सेल किया जाएगा। सही है जी। तो इंट्रोडक्शन होता है, लोगों को इतना पता नहीं होता, तो थोड़े बहुत लोग उसको शुरू में खरीदते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल बढ़ना शुरू होती है। मार्केट एडवांसमेंट स्टेज 2 होता है कि जब अब उसकी जो सेल की ग्रोथ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है, लोग उसको पहचानना शुरू करते हैं प्रोडक्ट को, और लोग उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं कि नहीं भाई एक प्रोडक्ट है और ये लोगों की ज़रूरत है, लोग इसको खरीदने में इंटरेस्ट लेते हैं ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद स्टेज नंबर 3 आता है। स्टेज 3 क्या है कि एट दिस स्टेज द होलसेलर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और एनी अदर मिडलमैन हैज टू compete the product with other existing identical products and try to convince and popularize the product among these regular retailers, offering them good incentives and genuine discounts in consultation with the producer and his financial help. स्टेज नंबर 3 में क्या होता है कि मार्केट डेवलपमेंट करते हैं। जो नॉर्मली पुराने प्रोडक्ट जो उसी नेचर के होते हैं मार्केट में, अब उनसे मुकाबले का वक्त आ चुका होता है मार्केट डेवलपमेंट में। अपने प्रोडक्ट में जो रिटेलर्स होते हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिव देकर उनको घेरा जाता है कि भाई इसको ज़्यादा मार्केट करें वगैरह वगैरह, और इस तरह उसकी ज़्यादा वो सेल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है मार्केट मेच्योरिटी। मार्केट मेच्योरिटी क्या होता है? मार्केट मेच्योरिटी मतलब कि अब प्रोडक्ट अपनी पूरी आबोताब के साथ बिक रहा है। जितना ज़्यादा वो मार्केट कैप्चर कर सकता है, अब उतनी मार्केट जो है उसकी हो चुकी है और लोग उस लेवल पर जाकर उसे ख़रीदारी भी उसकी कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये मार्केट मैच्योरिटी होता है। इसके बाद है मार्केट डाउनफॉल। ये मार्केट डाउनफॉल क्या होता है? मार्केट डाउनफॉल ये है कि भाई प्रोडक्ट जो है नीचे की तरफ जा रहा है और स्टेज, ये आखिरी स्टेज होता है जब वो डाउनफॉल होने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जब वो मर जाए, प्रोडक्ट खत्म हो जाए, तो उसको डिवाइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि डेथ ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं। तो टोटल 6 स्टेजेस हैं। अगर 4 हैं तब भी आप 6 लिख दीजिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो 4 का है, लेकिन बहुत सारी किताबों में अलग अलग गिवन है, तो सबसे बेस्ट ये 6 रहते हैं जो इसमें बताए गए। ठीक है। जैसे स्टेप नंबर 5 जो है ना, इसमें स्टेज 5 जो है, इसमें उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट है। यानी कि डाउनफॉल शुरू कब होता है? डाउनफॉल जब शुरू होता है जब आपके प्रोडक्ट के मुकाबले में उसका कोई कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ जाए।
और अगर लोगों के पास आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर होता है तो लोग ज़्यादा शिफ्ट होते हैं दूसरी तरफ। और चीप सब्स्टिट्यूट यानी कि जो चीज़ आप महंगी बेच रहे थे अगर वही चीज़ सस्ती मार्केट में मिलना शुरू हो जाए, आप महंगी बेच रहे थे दूसरे ने अगर वो सस्ती बेचना शुरू कर दी, ये भी उसकी एक वजह हो सकती है। इसके बाद चेंज ऑफ टेस्ट, लोगों का चेंज हमेशा टेस्ट जो है ना वो सेम नहीं रहता बल्कि वक्त के साथ साथ चेंज होता है। तो अगर लोगों के टेस्ट में तब्दीली आ गई है तो फिर आपको इस जो है मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी। अच्छा, प्राइसिंग पॉलिसी है हमारे गेस्ट पेपर में, देखते हैं। देखिएगा जरा प्राइसिंग पॉलिसी है हमारे गेस्ट पेपर में या नहीं। क्या ख्याल है आप लोगों का, चैट में बताइए। मेरे ख्याल से नहीं है ना, चलो छोड़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल हमने पढ़ा है, डिफाइन एडवर्टाइजिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, नहीं पढ़ा ना? ये भी कंफर्म करें जरा जल्दी से। डिफाइन पढ़ लिया था, ओके। फिर आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, रिटेलर्स एंड होलसेलर भी पढ़ लिया हमने। सर्विसेज उस दिन पढ़ा है ना हमने, तो इधर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया था हमने उस दिन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस दिन पढ़ा था हमने या नहीं? जल्दी जल्दी जवाब दें। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है हमने या नहीं? नो सर, एक बच्ची ने जवाब दिया, बाकी 7 क्या कर रहे हैं? बिलाल, वैस, नबीहा, श्वेत, ताहा। ताहा फरीद का है, अरीब तुम्हारा दोस्त गायब है। बोलो बेटा, पेपर होने वाले हैं, रेडी हो जाए। Channel of distribution, normally goods and services pass through several hands before they come to the hands of the consumer for use. But in some cases, producers sell goods and services directly to the consumers without involving any middleman in between them, which can be called as direct channel. Acha, so there are two types of channels. Number one, direct channel, and number two, indirect channel. From the above diagram, it can be found that सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं? आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा। अच्छा, वो आपने बता दिया। ये देखें, आप नजर आया? नजर आया? यस सर। ओके। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मली गुड्स जो होते हैं ना वो सर्विसेज या तो डायरेक्ट चैनल के थ्रू हो जाते हैं या इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें बट इन सम केसेस प्रोड्यूसर सेल गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? चैनल कौन कौन से चैनल है? चैनल मतलब क्या होता है? रास्ता। अब दो मेन चैनल होते हैं, एक डायरेक्ट चैनल होता है और एक इनडायरेक्ट चैनल होता है। डायरेक्ट चैनल क्या है? उसमें देखें, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ नजर आ रहा है आपको कि मैन्युफैक्चरर से अगर सामान डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है तो उसको डायरेक्ट चैनल कहते हैं। जब बीच में कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता, कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता, इसे कौन सा चैनल कहा जाता है? इसको डायरेक्ट चैनल कहा जाता है। ठीक है जी। इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है? इनडायरेक्ट चैनल का मतलब यह है कि जब बीच में कोई मिडिलमैन आ जाए। अब इसमें 5 रास्ते हैं, 5 तरीके हैं जिसमें बहुत सारे मिडिलमैन भी हमारे दरमियान हो सकते हैं। वो सारे आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
ये पूरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक रास्ता होता है। कितने रास्ते हैं जी? 2 रास्ते हैं, एक डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें एक तरफ मैन्युफैक्चरर और दूसरी तरफ कस्टमर होता है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में 5 हैं, देखें आप इसमें लिखा है नंबर 1 प्रोड्यूसर के बाद एजेंट, एजेंट के बाद होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर। दूसरा प्रोड्यूसर के बाद एजेंट नहीं होता बट डायरेक्ट होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, एजेंट, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर। इस तरह से ये मुख्तलिफ चैनल हो सकते हैं। ये 5 पॉसिबिलिटी हैं इनडायरेक्ट चैनल के अंदर। अगला सवाल शुरू करेंगे। एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स, एक्सप्लेन कन्वीनियंस शॉपिंग गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स। तो इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर हम बात करें, generally goods are produced in manufacturing firms using raw materials which increase the shape of raw materials and increase their utility. Two kinds of goods products are manufactured, ठीक है जी, consumer goods and industrial goods. Production of वेरियस सर्विसेज भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये क्या है? तो बेकार है, इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ, ये सब बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने डिलीट मार दिया। काइंड्स ऑफ गुड्स ये है बेसिकली, यहाँ से जो है ना मेन है, यहाँ से शुरू। काइंड्स ऑफ गुड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो इंसान खरीदता है और उसको इस्तेमाल कर लेता है। वो सारा सामान जो इंसान खरीदता है और ख़रीदने के बाद उसे इस्तेमाल कर लेता है, वो सारे सामान को क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, ठीक है जी। दिस गुड्स कमोडिटीज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फॉर कंजम्पशन। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कि इसलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाए, ठीक है जी। दे कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट एंड डोमेस्टिक नेचर। दे ऑल्सो इंक्लूड सम कन्वीनियंस गुड्स एंड लग्जरी गुड्स ऑल्सो। इसमें कुछ कन्वीनियंट गुड्स भी शामिल होते हैं, कुछ लग्जरी गुड्स भी इसमें शामिल होते हैं। फॉलोइंग आर काइंड्स की कुछ काइंड्स होती हैं। नंबर 1 convenience goods. These goods provide convenience to the consumers and they purchase them from the nearby shops, retailers. Convenience goods are of the following types. Convenience goods की further types होती है। Convenient goods वो सारे goods होते हैं जो इंसान आसानी से परचेज कर लेता है। मिसाल के तौर पर स्टेबल गुड्स, स्टेबल गुड्स फॉर एग्जांपल ग्रोसरी आइटम्स, सोप्स, दालें, आटा, चावल, चीनी वगैरह। इम्पल्स गुड्स क्या होते हैं? ये भी इंसान आसानी से परचेज करता है, ये अचानक से नजर आते हैं तो खरीद लेता है। बच्चे को बाहर लेके गए, खुले में नजर आए तो दिलवा दिए, पहले से प्लान नहीं होता। इम्पल्स गुड्स होते हैं जो अचानक से बस देखा और खरीद लिया। तीसरे होते हैं इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी गुड्स का भी कुछ इसी तरह का हाल होता है। तो बेसिकली इमरजेंसी गुड्स जो होते हैं ना, वो इंसान इस तरह से खरीदता है कि उसको ना नीड होती है, ठीक है ना, वो नीड के हिसाब से इसको खरीद लेता है। अपनी नीड के हिसाब से इंसान इमरजेंसी गुड्स खरीद लेता है। दे आर emergently needed such as medicines, dressing materials of injuries। भाई तबीयत खराब हो गई अचानक से, एम्बुलेंस चाहिए, सब चीज़ें इमरजेंसी गुड। डिलीवर गुड जो आपके घर पर डिलीवर होते हैं। न्यूज़पेपर आपके घर पर डिलीवर होता है, दूध आपके घर पर डिलीवर होता है, सब्जी आपके घर पर डिलीवर हो जाती हैं। ठेले वाले आ जाते हैं ना मतलब इलाके में, वो तमाम चीज़ें जो आपके घर पर डिलीवर होती हैं उनको डिलीवर गुड्स कहा जाता है। इसके बाद है प्रेफरेंस गुड्स। प्रेफरेंस गुड्स क्या होते हैं? नज़र आ रहा है ना आप लोगों को मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? प्रेफरेंस गुड्स जो इंसान प्रेफरेंस के साथ खरीदता है, ठीक है जी। फर्नीचर है, ज़रा देखभाल के खरीदते हैं ना, जैसे अंडा दूध डबल रोटी खरीदते हैं बगैर अंधों की तरह, ऐसे तो नहीं खरीदते ना फर्नीचर, बल्कि अच्छी तरह देखते हैं पहले। स्पेशलिटी गुड्स होते हैं, ब्रांड वाइज देखे जाते हैं, टीवी, वीसीआर वगैरह वगैरह। अनसॉर्ट गुड्स क्या होते हैं? दे आर नॉट द गुड्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट सच एज कंप्यूटर्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स वगैरह वगैरह। इसके बाद है इंडस्ट्रियल गुड्स। Industrial goods, they are the capital goods used by manufacturer of industrial goods. They include the following raw material. Raw material क्या होता है? They are needed to manufacture goods, products such as cotton, minerals, metals, timber and furniture. Industrial goods जो फर्दर सामान बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो
इंडस्ट्रियल गुड्स होता है जिससे रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल फर्दर सामान बनाने में इस्तेमाल होता है। फैब्रिकेटिंग मटेरियल जो होता है वो भी फर्दर सामान बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अच्छा, ऑपरेटिंग सप्लाईज क्या होती हैं? पेट्रोल, ऑयल, ऑफिस सप्लाईज, इस तरह एसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं। दे डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बट दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। कंप्यूटर, टाइपराइटर्स वगैरह ये एसेसरी इक्विपमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये काइंड्स ऑफ गुड्स का जो सवाल था ये भी एंड हो जाएगा, ठीक है जी। सो व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स सी। अच्छा, तो हमने क्या कर लिया था लास्ट क्लास में? सेगमेंटेशन हो गया, काइंड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करेंगे इंश्योरेंस और रिस्क हम पढ़ाएंगे ना, बड़ा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंश्योरेंस एंड रिस्क। थोड़ा देखना पड़ेगा ये कहाँ होगा। चलें देखते हैं जरा ना। फिर इसमें नीचे क्या आ रहा है जरा ये भी देखते हैं ना। रिटेल ट्रेड ये तो बेकार है। ये तो मैंने पढ़ा दिया ना आपको। मुझे लग रहा है चेन स्टोर भी है मेरे उसमें, देख लो। चेन स्टोर देखिए कहीं नजर आ रहा है मेरे गेस्ट पेपर में? चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर तो नजर आ रहा है। ओके, तो डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ते हैं। अभी आया था ना डिपार्टमेंटल स्टोर, ये रहा जी। तो ये पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप्स। तो यहीं से डिपार्टमेंटल स्टोर के सिर्फ पॉइंट्स उठा के लिख देंगे आप, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर की एक डेफिनेशन इसमें ऐड कर दिएगा बस, ठीक है जी। तो अगर ये डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर आता है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की हेडिंग डालेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में लिखेंगे, लोकेशन, रेंज, जो इसमें हेडिंग गिवन है वही हेडिंग डालकर जो इसमें मटेरियल गिवन है आप वो मटेरियल लिख देंगे, ठीक है ना। जो डिपार्टमेंट वाइज स्टोर होता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सप्लाई एवरीथिंग अंडर वन रूफ। एक्सक्यूज डिपार्टमेंट, मी सर, जी बोलिए। सर स्क्रीन फिर से शो नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बता दिया करें यार, इसमें कंफर्म नहीं होता ना, मुझे तो नजर आ रही थी। अभी नजर आई? यस सर। अभी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके ओके। अच्छा, मैंने वो अपलोड भी कर दी थी ना लास्ट क्लास आपके ग्रुप में, देखा होगा आप लोगों ने कल ना, कल की मैंने अपलोड की है, तो मैं आज की भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो कल ही मैंने चैनल पे डाल दी थी, अपने यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर का जो ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली वही होता है कि तमाम चीज़ें एक ही छत तले आपके लिए अवेलेबल हों। दूसरा क्या होता है? लोकेशन, लोकेशन बहुत मैटर करती है। सेंट्रल लोकेशन अट्रैक्ट्स कस्टमर्स टू इट। सेंट्रल लोकेशन जो होती है वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स टू इट, कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है जी। ये आइडियल लोकेशन पे खोले जाते हैं, और इस आइडियल लोकेशन पे खोलने से फ़ायदा क्या होता है कि वो फिर एक अच्छी पैमाने पर ये चीज़ें सेल होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ प्रोडक्ट, वाइड वैरायटी होती है इसमें गुड्स की। डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत कुछ मिलता है, बर्तन इसमें मिलते हैं, सब्जी इसमें मिलती है, फ्रूट इसमें, गोश्त इसमें, कपड़े इसमें, जूते इसमें, मतलब एक ही चीज़ के नीचे मेडिकल का सामान, कॉस्मेटिक्स का सामान, यानी कि दाल चावल हर चीज़ इसके अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाती है। तो इंसान को बहुत कुछ खरीदना होता है, उसको सिर्फ लिखकर एक ही जगह वो जाता है और तमाम चीज़ें वो एक ही जगह से खरीद लेता है, तो उसको थोड़ा टाइम भी उसका बचाता है। आजकल लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसी जेंट्री भी है हमारे कराची के अंदर
कि जिनको पैसों की फिक्र नहीं होती, जिनको वक्त की ज़्यादा फिक्र होती है, तो उन लोगों के लिए ये जगह आइडियल होती है। ये वजह है कि एक खास मखसूस जेंट्री डिपार्टमेंटल स्टोर से ही सामान खरीदती है। ठीक है जी। अच्छा, लोकेशन हो गया, आइडियल लोकेशन पे खोला जाता है। टाइप्स ऑफ कस्टमर, रिच एंड फैशनेबल कस्टमर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर रिच और फैशनेबल कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। गरीब बेचारे तो जाते ही नहीं, गरीब बेचारे पिकनिक पर जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदते, बस लाइटें देखकर, चमक दमक देखकर सामान की ओर आ जाते हैं। ठीक है जी। प्राइसिंग, डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग जगहों, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कीमतें होती हैं। हर चीज़ की कीमत जो होती है वो सेम नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद है सर्विसेज ऑफर, टॉयलेट, होम डिलीवरी एंड अदर फैसिलिटीज़। यानी कि इसमें क्या होता है कि सामान आपके घर पे भी पहुंचा सकते हैं, और जैसे आप लेना लेकर जाना चाहें वैसे आपको सामान मिल जाएगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सेल्स। कैश में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है। डेकोरेशन, डेकोरेशन ज़रा चमका धमका के रखा जाता है सामान को, क्योंकि दिखेगा तो बिकेगा। ओनरशिप, ओन्ड बाय बिग डीलर्स। डेफिनेटली सिर्फ बड़े डीलर्स और रिटेलर्स इसको ओन करते हैं। एक गरीब आदमी तो डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने का सोच भी नहीं सकता। एडवर्टीजमेंट, पुट अप लोकल एडवर्टीजमेंट, यानी कि लोकल एडवर्टीजमेंट ये देते हैं और उसी के ज़रिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऑनलाइन ऑफ गुड्स नॉट बी विथड्रॉन विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। ऑनलाइन नहीं होते गुड्स ना। अच्छा, परचेजिंग एंड सेलिंग, परचेज डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है जी, बट सेल्स इज सेंट्रलाइज। अलग अलग जगहों से परचेज किया जाता है लेकिन बेचा एक ही जगह पे जाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि भाई अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें खरीदी जा रही हैं, हर बंदा अलग अलग है, जो चीज़ सामान मुख्तलिफ खरीद रहा होता है, लेकिन बेचा कि एक ही पॉइंट पे जाता है, एक ही छत के नीचे तमाम सामान को सेल किया जाता है। 13 और लास्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ लॉस। रिस्क ऑफ लॉस नहीं होता छोटों को, सिर्फ बड़ों को रिस्क ऑफ लॉस होता है। यानी कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है, अगर कोई नुकसान होगा तो सिर्फ उसी को इसका नुकसान होगा, और कोई बंदा इसमें नहीं होता जिसे नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। ठीक है जी, यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कोई सवाल है किसी का तो पूछे ज़रा।